प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी कुंडली देख पा रहे होंगे। इनकी जो कुंडली बनी है ये बनी है धनु लग्न और मकर राशि की। अब धनु लग्न मकर राशि का प्रभाव कैसा होता है, कुंडली में बन रही कुछ विशेष स्थितियों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए देखना भी ज़रूरी है। इनकी कुंडली का अध्ययन तो करेंगे ही, लेकिन आप भी अगर इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य ही इनके बारे में जो बताना चाहे बता सकते हैं। हम सीधे अध्ययन की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। तो देखो, धनु लग्न है। आप जानते हैं धनु लग्न गुरु के प्रभाव वाला अग्नि तत्वीय लग्न है। इसमें इस तरह का स्वभाव अधिक रहता है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। ऊर्जा भी होती है। कई बार गुस्सा आने पर तानों के रूप में सुनाने का या ताने मारने वाला जो स्वभाव है वो बढ़ जाता है। बोलने में माहिर होते हैं, इसलिए अपनी बातों से सभी को प्रभावित भी कर लेते हैं और अपनी बातों से सभी से जुड़ भी जाते हैं। और धनु लग्न होने से धार्मिकता या सभी के लिए अच्छा करने का स्वभाव, सभी को मार्ग दिखाने का स्वभाव इनके अंदर अच्छा पाया जाता है। बात मकर राशि की करेंगे तो देखो, वैसे तो शनि की राशि है, जिसके कारण स्वभाव में कई बार थोड़ा नेगेटिव सोचना, अपने आप पे रहना, चिंता करना, उस तरह की बातें जरूर बढ़ सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गुरु का जो प्रभाव है लग्न का, ये यहाँ राशि से अधिक बलवान है। दूसरे नंबर पर वैसे एक बात मैंने आपको बताई थी कि दूसरे में चंद्रमा हो तो चंद्र कुंडली का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में अधिक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा का प्रभाव जीवन काल में ये जरूर है कि कार्य में आगे बढ़ाएगा, मेहनत करवाएगा, और जीवन काल में चंद्रमा का असर इनको अलग अलग फील्ड में इनकी रुचि बढ़ाएगा, अलग अलग कार्यों की तरफ इनको ले जाने का प्रयास करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर खराब नहीं है। चंद्रमा का प्रभाव हालांकि धन भाव में होने से कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति धन के बारे में अधिक सोचता है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, जहाँ चंद्रमा है, जहाँ चंद्रमा की राशि है, जहाँ चंद्रमा बैठता है, प्रायः व्यक्ति उन्हीं सब चीज़ों को अधिक सोचते रहता है। तो व्यक्ति अधिकतर मामलों में यहाँ पर धन के बारे में, घर परिवार के बारे में, कुटुंब के बारे में सोचता रहे, ये भी यहाँ पर प्रायः देखा जा सकता है। तो ये तो खैर राशि लगने का प्रभाव हुआ। हम एक एक करके पहले ग्रहों की चर्चा करते हैं। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो लग्न का जो स्वामी बनता है वो गुरु ग्रह बनता है, जो चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, और वो जाकर के बैठे कुंडली के अष्टम भाव में। अब ऐसे आपने एक बात सुनी होगी कि लग्न का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो तो अव नामक दुर्योग बनाता है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मतलब कहने की बात यह है कि सामान्य अपनी दिनचर्या को पूरा करने के लिए भी संघर्ष अधिक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बात अलग है। यहाँ गुरु जो है वो उच्च राशि के है। अब उच्च राशि के गुरु यहाँ पर जीवन काल में इनको ये तो नहीं बोल सकते कि दुष्प्रभाव देंगे, परेशान करेंगे या जीवन काल में संघर्ष को बढ़ाएंगे। हाँ, ये होता है कि मैंने देखा है कि जब भी लग्न से अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति की मेहनत बढ़ती है, लेकिन व्यक्ति जिस भी काम में रिसर्च करके यानी शोध करके आगे बढ़ता है, पूरा सोच विचार कर आगे बढ़ता है, तो उसमें सफलता मिलती है। अगर एक दिशा में फोकस करके व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सफलता मिलती है, ये भी देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर थोड़े नियम कायदों को जीवन में जोड़ने की आवश्यकता रहती है। उसके अलावा तो यहाँ पर आप यही देखोगे कि ये गुरु उच्च राशि में भी है, इसको चंद्रमा भी देख रहा है, बुध की भी दृष्टि है, कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं। तो ऐसी स्थिति का ये गुरु व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, सेवाभावी बनाएगा, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन काल में इस गुरु का प्रभाव व्यक्ति को सुख सुविधा संपन्नता प्रदान करने का काम करेगा। ये गुरु चूंकि चतुर्थ के स्वामी हैं तो जन्म स्थान उतना सूट न करे या जन्म स्थान पर उतनी सफलता न मिले, ये भी देखा जा सकता है। क्योंकि वैसे भी चतुर्थ का स्वामी है तो उच्च राशि में अष्टम में, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि दूर स्थान पर व्यक्ति को लाभ ज़्यादा मिलेगा या व्यक्ति दूर स्थान पर जाकर के बस जाएगा। ये वाला प्रभाव, दूर बसने वाला जो प्रभाव है वो यहाँ पर बन रहा है, ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। और वो मैं समझता हूँ व्यक्ति के लिए अच्छा भी है। जन्म स्थान से दूर या कहीं बाहर रहना ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देगा, ज़्यादा शुभ स्थितियाँ प्रदान करेगा। ये बात भी यहाँ पर अवश्य से देखी जा सकती है। अब ये बात तो यहाँ पर अच्छी है कि लग्नेश का प्रभाव, चलो वक्री है तो गुरु वक्री होने पर जीवन काल में लग्नेश वक्री हो तो मैंने बताया कई बार आपको कि उतार चढ़ाव रहता है। जीवन एक जैसा नहीं चलता, ना स्वभाव एक जैसा रहता है, ना स्वास्थ्य एक जैसा रहता है, और ना ही आपका व्यक्ति के कार्य करने का तरीका एक जैसा रहता है। तो ये वाली चीज़ें व्यक्ति को थोड़ा परेशान करेंगी, जिन पर व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा कहा जाए कि
जितनी नियमितता ले आएगा, जितनी कंसिस्टेंसी ले आएगा, उतना अधिक व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा और व्यक्ति ये पाएगा कि जीवन काल में सभी कुछ जो वो चाहता है वो प्राप्त भी कर पा रहा है और अच्छा सब जीवन काल में आगे बढ़ पा रहा है। फिर देखो गुरु वक्री है ना, तो वक्री ग्रह क्या करता है, अपने से उल्टा प्रभाव देते हैं। तो गुरु धार्मिक ग्रह है, तो हो ये भी हो सकता है कि व्यक्ति धर्म आदि के कार्यों में प्रश्न उठाए कि आखिर ये क्यों करना है, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या तो फिर पूरी तरह से अंधभक्त हो जाए। दोनों ही स्थितियां यहाँ पर बनती है, तो ये दोनों ही खराब है। न मैं कहूँ कि व्यक्ति को आंख बंद करके सब चीज़ों को फॉलो करने लगना चाहिए और ना ही हर एक चीज़ पर सवाल उठाना चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा व्यक्ति को इस तरह का स्वभाव भी ये गुरु प्रदान करने का काम करेंगे, जो थोड़ा नेगेटिव रहेगा, जिस पर व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए। बाकी आप देखिए लग्न में सूर्य बैठा है, लग्न का सूर्य वैसे भी बलवान होता है, ये है भी भाग्य का स्वामी। अब भाग्य का स्वामी लग्न में बैठा है तो व्यक्ति को भाग्य प्रदान करेगा, व्यक्ति के घर परिवार वालों के लिए भी स्थिति शुभ करेगा, यानी पिता के लिए, घर परिवार की स्थिति के लिए ये जो योग है सूर्य का, ये अच्छा है। इनके होने के बाद घर परिवार में ग्रोथ, तरक्की का प्रभाव बड़ा हो, ये बातें यहाँ पर कही जा सकती है सूर्य के चलते। और ये बात भी है ना कि सूर्य का जो प्रभाव है ये जीवन काल में लग्न में होने पर, आप जानते हैं सूर्योदय के पास का जन्म होता है। अब लग्न का सूर्य, आप जानते हैं सूर्योदय के समय का सूर्य, सुबह का समय का सूर्य कमज़ोर होता है, लेकिन दिन बढ़ते आता है तो सूर्य भी अपने परम तेज में आता है और एक मतलब दोपहर वाली स्थिति में आकर के अपना पूरा प्रभाव देता है। तो यही बात इस व्यक्ति के जीवन में रहेंगी कि शुरुआती जीवन में संघर्ष रहेगा, कार्यों को पूरा करने के लिए मेहनत रहेंगी अधिक, लेकिन व्यक्ति जो चाहता है, व्यक्ति जो जीवन काल में अर्जित करना चाहता है, व्यक्ति जो प्राप्त करना चाहता है, वो सब कर पाता है। ये सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करता है, स्वाभिमानी बनाता है। और अगर व्यक्ति यहाँ पर एक एनर्जी के साथ में काम करता रहे, नियमित हो जाए, यहाँ पर अनुशासन में बांध ले अपने आप को, तो सफलता और अधिक मिल जाती है। आलस लापरवाही यहाँ पर व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु रहता है, जिससे व्यक्ति को बचना है। अब एक बात देखिए ना, इस सूर्य को शनि देख रहा है, तो सूर्य को जब शनि दिखता है तो मैंने आपको बताया कि इससे सूर्य के प्रभाव में कमी आती है। सूर्य है पिता, तो पिता से तालमेल में कमजोरी, सूर्य है हड्डी, तो हड्डियों में कमजोरी, सूर्य है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में कमजोरी। प्रायः ऐसे शनि सूर्य की स्थिति में देखने को मिलती है। कई बारी झूठे आरोप लगने वाला प्रभाव, या फिर मैं ये कहूँ कि आपका जो मतलब इसके अंदर सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने से जो भी मतलब व्यक्ति के अंदर फोकस भी है उसमें कमी होना, या जैसे जो मौसमी बीमारियां है या कोई भी जल्दी लग जाने वाले रोग है वो भी व्यक्ति को जल्दी परेशान कर सकते हैं, ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। मतलब व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर के, तरक्की को लेकर, सफलता को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतित हो जाए, ऐसी बातें आती है। लेकिन मैंने पाया है कि शनि सूर्य जब आमने सामने हो तो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ अर्जित करना चाहता है और अपने मान सम्मान से अर्जित करना चाहता है। तो ये एक चीज़ रहती है, और व्यक्ति इस गुण को जितना बड़ा करके रखे उतना अच्छा रहता है। वैसे तो शनि सूर्य की युति में बस इतना ही है कि ये मतलब व्यक्ति को जो एक सकारात्मक प्रभाव जल्दी मिलना चाहिए वो जल्दी नहीं मिल पाते, थोड़ा सा संघर्ष के साथ में मिल पाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलने के लिए, क्योंकि शनि सूर्य दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो शनि सूर्य का संबंध जब बनता है तो गवर्नमेंट से लाभ होना या उच्च वर्गीय लोगों से लाभ होना, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। ऐसे लोगों से लाभ होना जो गवर्नमेंट में जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें यहाँ पर शनि सूर्य का प्रभाव बढ़ावा देता है। अब ऐसी स्थिति व्यक्ति के लिए शुभ कही जाएंगी, अच्छी कही जाएंगी। बस यही है कि एक बारी में सफलता कई बार न मिले, थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़े, तो व्यक्ति अगर उसके लिए तैयार रहेगा तो फिर जीवन काल में जो भी चाहता है सब अर्जित भी कर पाएगा और जीवन काल में सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर पाएगा। तो हाँ, ये भी है एक बात कि बड़े लोगों का, पिता समान लोगों का, पिता का सम्मान जरूरी है यहाँ पर करना। व्यक्ति जितना पिता समान लोगों का या पिता का भी सम्मान करते रहेगा, उतना अधिक सूर्य अच्छा रहेगा, उतना अधिक सफलता व्यक्ति को मिलेंगी और उतना अधिक व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। तो ये बातें यहाँ पर अच्छी रहेंगी व्यक्ति के लिए। फिर देखो दूसरे भाव में चंद्रमा और बुध है। चंद्र बुध से भी वैसे तो गज केसरी योग कहा जाता है कि ये, हालांकि बुध से बनने वाला गज केसरी योग होता है ये, लेकिन इसे गुरु भी देख रहा है तो आप इसे भी एक गज केसरी योग के रूप में ले ही सकते हैं कि गुरु से भी गज केसरी योग का प्रभाव तो बन रहा है। गज केसरी योग का प्रभाव इस कुंडली के अंदर वैसे तो 8वें और दूसरे भाव के कनेक्शन में है, तो धन लाभ के लिए, व्यक्ति की रिसर्च के लिए, व्यक्ति की शोध के लिए अच्छा रहेगा और धन में, कुटुंब में सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने का ये काम करेगा। इसके अतिरिक्त इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में मैं कहूँ कि पारिवारिक स्थिति में भी परेशानी आने वाले योगों में बचाव होगा। व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति में कोई भी खराबी या प्रॉब्लम आने वाली होंगी तो ये ग्रह योग रक्षा करेंगे। वैसे भी अष्टम का गुरु अगर बलवान हो तो ये देखने को मिलता है, यानी व्यक्ति धार्मिक कार्य करता रहे, अच्छे काम करता रहे, तो ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में जितनी भी सुख सुविधा संपन्नता है वो तो अर्जित कर पाता है, लेकिन एक सुरक्षा कवच व्यक्ति के ऊपर बना रहता है जो उसे हर परेशानी से बचाने का काम करता है। वैसे तो इस गुरु के नेगेटिव प्रभाव मैंने आपको बताया है कि कई बार तो या तो व्यक्ति के जन्म के पहले ही उसके जो दादा हो, यानी पिता के जो पिता हो, उनकी डेथ या तो पहले हो चुकी हो
या फिर जब ये छोटे रहे तभी डेथ हो जाए दादा की, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। यानी दादा का सुख कई बार कम मिलता है, या घर में जो पिता से बड़े होते हैं उनके सुखों के लिए गुरु को खराब कहा गया। अदरवाइज बाकी सब स्थितियाँ जो है यहाँ पर, उसमें कोई उतनी खराबी या उतनी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो बुध चंद्रमा का योग है, जो ग्रह योग है, वो इस बात को दर्शाता है कि धन सुख सुविधा संपन्नता देगा। और बुध चंद्रमा में एक बात ये भी कही गई है कि व्यक्ति को वाणी से, डॉक्यूमेंटेशन से, और कोई भी मतलब ऐसे कोई काम हो जो दस्तावेजों से जुड़े किए जाते हो, या फिर किसी को पढ़ाना हो, अकाउंटिंग या फिर धन से जुड़ा कोई काम करना हो। अब वाणी का काम में सलाह देना, पढ़ाना, सिखाना भी आता है, गुरु कारक भी है, सूर्य भी लग्न में है, तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान इस तरह का होता है कि वो किसी को सलाह दे, पढ़ाए, सिखाए, इस तरह के कार्यों में जा सकता है। और उसमें भी शुरुआत में प्राइवेट कुछ कार्यों में जुड़ करके, और बाद में व्यक्ति अगर अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे और गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करे तो उसके भी अच्छे योग यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद अगर राहु की स्थिति को देखा जाए, छठे का राहु अच्छा होता है, लेकिन जब दशा चलती है शुरुआती जीवन काल में तो थोड़ा संघर्ष, मन में भटकाव और शिक्षा में रुकावटें, या कई बार जितना अच्छा प्रभाव व्यक्ति प्राप्त कर सकता है उसमें थोड़ी कमी वाला असर बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें व्यक्ति को थोड़ा यहाँ पर शुरुआती जीवन में रुकावटें दे सकती है। कई बार जैसे राहु का प्रभाव, दशा का प्रभाव शुरुआत में संगति में खराबी करना, या कुछ मतलब व्यक्ति को गलत चीज़ों में लगाना, या व्यक्ति का जहाँ सफलता का योग नहीं है उस तरफ व्यक्ति का ध्यान जाए कि ये करना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें बढ़ जाती है इसमें। वैसे तो छठे का राहु कोई ख़राब नहीं है, शत्रुहंता योग बनाता है, व्यक्ति को एनर्जी देता है कि वो हर परेशानी में या हर स्थिति में एक एनर्जी पूर्वक, एक उत्साहपूर्वक कोई भी काम कर सके, और अपनी जो भी चीज़ें सोची है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या जो भी चैलेंजेस है, छठा भाव चैलेंज का है, तो चैलेंजेस वगैरह जो भी है उनसे डटकर बाहर निकल पाए, उनका डटकर सामना भी कर पाए, और जीवन काल में एक सकारात्मक स्थिति बना पाए, ये वाला प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये मैं कहूँगा कि एक ऐसे योग ही जो व्यक्ति को जीवन काल में सकारात्मक असर दर्शाने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनका जो असर है ये व्यक्ति को निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। और राहु मतलब यहाँ पर दशा में भी एक्टिव है अभी के समय पर, तो अब दशा से चलो थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल ये राहु बस केवल क्या करेगा, अधिक सोचना, कल्पना करना, चिंता करना, चंद्रमा के नक्षत्र में भी है और चंद्रमा को देख भी रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये बातें बढ़ जाएंगी यहाँ पर कि कल्पना करना, चिंता करना और व्यर्थ की बातें सोचना। राहु में जब चंद्रमा लगेगा तो ये समय थोड़ा नेगेटिव रहेगा, जो कि 2029 के समय पर आएगा वैसे, लेकिन ये बात है कि वो मानसिक रूप से अशांत करने का या चिंतित करने का या स्वास्थ्य में थोड़ा खराबी देने का काम, क्योंकि राहु भी एलर्जी इन्फेक्शन से जुड़ा ग्रह है और चंद्रमा के नक्षत्र में होकर के मौसमी बीमारियां, शीतजन्य रोग और कुछ जलीय रोग जो शरीर में होते हैं उनसे जुड़े प्रभाव, इन्फेक्शन, एलर्जी से जुड़े प्रभाव को बढ़ाने का काम ये करेगा, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद शनि सप्तम भाव में है। अब देखो सप्तम के शनि भी अच्छे होते हैं, दिग्बली होते हैं, सूर्य यहाँ पर एनर्जी वाले होते हैं, तो शनि यहाँ पर एनर्जी वाले होते हैं। शनि का तो फिर भी अगर आप डिग्री वाइज प्रभाव देखें तो देखो शनि 0 डिग्री पर है, तो सूर्य की शनि तो पूरी तरह से सूर्य की दृष्टि शनि पर है, लेकिन शनि की दृष्टि पूरी तरह सूर्य पर नहीं है, तो सूर्य तो इससे अच्छा ही होगा। शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव आ जाने से एक बात रहेगी कि व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करना चाहेगा, व्यक्ति चाहेगा कि कुछ गलत ना हो, उसके ऊपर कोई झूठे आरोप ना लगे, या वो कोई भी काम करे तो उसमें कोई हानि या नुकसान ना हो, किसी से परेशानी ना आए, इस तरह की बातें व्यक्ति सोचेगा। और काम को थोड़ा, हालांकि वक्री शनि क्या करता है, जल्दीबाजी में काम करवाता है, तो ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है कई बारी कि व्यक्ति बिना सोचे विचारे जल्दीबाजी में निर्णय ले तो परेशानी आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पर ये बात है कि शनि का जो असर है ये व्यक्ति को जीवन काल में धीरे धीरे ही सही लेकिन उन्नति, ग्रोथ प्रदान करता है। सप्तम में शनि होने से, और देखो यहाँ पर 2 परिवर्तन वैसे तो है इस कुंडली के अंदर कि यहाँ पर आप देखिए तो दूसरे का स्वामी सप्तम में, सप्तम का स्वामी दूसरे में, और 11वें का स्वामी 12वें में और 12वें का स्वामी 11वें में, इस तरह के 2 परिवर्तन योग बने हैं। ये दोनों ही चूंकि धन और लाभ भाव से जुड़े हैं, यानी धन का प्रभाव आ रहा ज़्यादा, तो इस कुंडली को धन लाभ के लिए बहुत अच्छे प्रभाव के लिए कहा जा सकता है कि इस कुंडली के अंदर व्यक्ति को धन, सुख, संपन्नता सब बड़ी मात्रा में मिलेंगी। और दूसरा और 11वां भाव जब भी परिवर्तन में आता है तो ज्योतिष शास्त्र में वर्णन मिलता है कि व्यक्ति को ये करोड़पति, अरबपति बना सकते हैं, व्यक्ति को एक बड़ा मतलब धन दे सकते हैं। ऐसा कोई करोड़पति, अरबपति को ऐसा वो नहीं है कि हाँ व्यक्ति के पास वो कि कोई बहुत ऐसा धन ही होगा, लेकिन मेन बात क्या है यहाँ पर कि व्यक्ति को इस तरह की स्थिति देते हैं कि वो इन एक बड़ी मात्रा में जो एक धन हो सकता है व्यक्ति के जीवन में वो अर्जित कर पाए। और वो भी अब चूंकि अच्छे ग्रह बैठे हैं, सूर्य का प्रभाव भी आ रहा है शनि पर, तो ये मैं कहूँगा कि एक अच्छी मात्रा से, अच्छे स्थान से, अच्छे कार्यों से कमा पाए, इस तरह की बातें कही जा सकती है। तो ये बात यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छी है। यहाँ पर भी एक बात क्या है ना, देखो 12वां भाव वैसे तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तो 637 भाव बल है और छठे भाव में
439 है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को नौकरी के अंदर, वैसे तो 12 भाव इंडिपेंडेंट काम का होता है कि व्यक्ति व्यापार करे, लेकिन चूंकि 637 भाव बल है यहाँ पर, ज़्यादा मात्रा में अंतर बड़ा है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति को किसी नौकरी के अंदर उच्च पद या बड़े पद मिलेंगे। अब वो जरूरी नहीं कि व्यक्ति गवर्नमेंट में ही हो, गवर्नमेंट से भी अच्छे प्रभाव यहाँ पर व्यक्ति को बनते नजर आएंगे। इस तरह की बातें यहाँ पर कुंडली दर्शा रही है। या ऐसा भी हो सकता है, देखो गुरु का जो असर है ये अष्टम भाव से जुड़ा है और अष्टम का स्वामी दूसरे में है, तो ये दर्शा रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में जैसे कुछ ऑनलाइन कुछ कोचिंग वगैरह हुआ या कुछ खुद से मतलब एक पढ़ाने वाला काम हुआ, वो खुद से करना चालू कर दे। शुरुआत में कुछ समय अपना जॉब करके, भले मैं कहूँ कि सरकारी नौकरी में जुड़ जाए जॉब करके, और बाद में फिर व्यक्ति अपना खुद का करने लग जाए, ऑफलाइन वे में करने लग जाए, ऑनलाइन वे में करने लग जाए, और उसके पढ़ाने के कारण उसका जो एक व्यक्ति का अच्छा गुण है पढ़ाना या बातों को समझाना अच्छे तरीके से, उसके चलते व्यक्ति एक बड़ी सफलता, धन अच्छा अर्जित जीवन काल में कर सकता है। तो ये वाली बातें यहाँ पर कही जाएंगी। अब शनि सप्तम में है तो जरूर विवाह वगैरह के लिए थोड़ा सा रुकावट या देरी का असर दर्शाता है। वैसे तो देखो दूसरे ओर इसका जो परिवर्तन है ये अच्छे ही, मतलब घर परिवार में जान पहचान में विवाह के योग दर्शाता है, लेकिन घर परिवार की इच्छा से अरेंज मैरिज विवाह हो, इस तरह की बातें कई बार आती है। एक बात क्या है ना, शनि में ये देखा गया कि जीवन साथी अच्छा मिल जाने के बाद भी एक उदासीनता रहती है, एक निरसता प्रभाव रहता है, और ये देखने को मिलता है कि अच्छा प्रभाव मिलने के बाद भी मतलब ज़्यादा जुड़ाव नहीं हो पाता या ज़्यादा मतलब प्रेम दोनों के बीच में उतना नहीं बन पाता, इसी बातें देखने को मिलती है। वैसे ओवरऑल वैवाहिक पारिवारिक स्थिति के लिए उतनी खराबी नहीं दर्शाता ये, लेकिन फिर भी यहाँ 2-3 योग ऐसे बन रहे हैं जो कमजोरियों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे पहला तो ये कि शनि सूर्य आमने सामने है, सप्तम भाव से जुड़े हुए, सप्तम पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा। दूसरी बात ये यहाँ पर कि जैसे गुरु और शुक्र दोनों त्रिक भावों में है, मैंने आपको बताया था त्रिक भावों में दो शुभ ग्रह गुरु शुक्र दोनों बैठ जाए तो विवाह के लिए खराब रहते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए खराब रहते हैं, कई बार तो विवाह होने नहीं देते, हो जाए तो भी समस्या देते हैं। वैसे तो यहाँ पर गुरु शुक्र का ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव यहाँ पर मतलब ऐसा कोई खराब नहीं है, क्योंकि गुरु उच्च राशि में और शुक्र 12वें में अच्छा होता है, और परिवर्तन भी है तो और अच्छा हो गया है, तो इसलिए उतना खराब नहीं है। लेकिन फिर भी ये योग नेगेटिविटी या परेशानियों को बढ़ावा देता है, जो कि यहाँ पर खराब स्थिति है। लेकिन एक बात क्या है कि इस कुंडली में अगर आप एक और बात गौर करेंगे, सूर्य है 20 डिग्री पर, यानी इस भाव के 20, और ये पीछे वाले भाव में शुक्र है जो कि अपना 3 डिग्री पर है, तो 27 इस भाव के जो बचे हुए हैं शुक्र के, तो दोनों के बीच में, सूर्य और शुक्र के बीच में यहाँ पर 40 डिग्री से ज़्यादा यानी 47 डिग्री का अंतर है, जो कि बड़ा अंतर हो जाता है। ये बात कही गई है ज्योतिष शास्त्र में। हालांकि ये पूरी हर एक कुंडली पर लागू तो नहीं होंगी पूरी तरीके से, लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि अधिकतर कुंडलियों के अंदर जब सूर्य और शुक्र के बीच में 40 डिग्री से अधिक का अंतर हो जाए तो ये कई बार अविवाह जैसे योगों को भी जन्म दे देता है। सप्तम पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं, सप्तम में शुभ है जो कि अच्छी बात है, लेकिन सप्तम पर शुभ प्रभाव न होना, सूर्य शुक्र के बीच में अंतर होना, गुरु शुक्र का त्रिक भावों में होना, ये सारे कोई ऐसे योग नहीं है जो विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं। विवाह में रुकावट, देरी, या कई बार विवाह अगर व्यक्ति खुद से टाल दे तो विवाह टल भी जाता है पूरी तरीके से। क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या है, लग्न का स्वामी यहाँ पर 12वें में है, जो भी इच्छाओं को कम करता है 12वें में होने पर। फिर दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो सप्तम का स्वामी जो है उच्च का वहाँ पर, लेकिन सूर्य जैसे ग्रह के साथ में जो नीच का है, सप्तम में एक नीच का ग्रह बैठा हुआ है। तो शुरुआती समय पर व्यक्ति एक अपना कार्य आदि सेटल करके और फिर किसी अच्छा रिश्ता देखकर विवाह कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि विवाह में ज़्यादा व्यक्ति को टालना नहीं चाहिए। यहाँ पर वैसे तो लगभग ये कहा जाए कि 32 वर्ष की आयु के आसपास, या क्योंकि शनि का प्रभाव है तो 30-32 से पहले तो प्रभाव नहीं बना पाएगा, लेकिन लगभग 30-32 के आसपास से मैं कहूँ कि जो व्यक्ति के योग बनेंगे वहीं पर अगर व्यक्ति अच्छा रिश्ता मिलने पर विवाह कर ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो विवाह से जुड़े योग जो है यहाँ पर कमज़ोर या खराब देखने को मिलेंगे, परेशानी देंगे व्यक्ति को। तो ये बात का ध्यान यहाँ पर रखा जाना चाहिए। फिर मंगल तो इस कुंडली का एक अच्छा ग्रह, पंचम का स्वामी होकर कारक होता है। 11वें भाव में बैठ करके ये एनर्जी वाले लोगों से जोड़ेगा, पद या प्रतिष्ठा वाले लोगों से जोड़ेगा, और एक अच्छा समाज में खुद का भी व्यक्ति का नाम दबदबा अच्छा होगा, ये बातें देखने को मिलेंगी। मंगल जो है यहाँ पर ये तुला राशि के अंदर है, जो विवाह के लिए तो उतना अच्छा नहीं देखने को मिला, लेकिन 11वें भाव में हो करके मतलब विपरीत लिंग का साथ व्यक्ति को जल्दी मिला देता है, जल्दी व्यक्ति के साथ विपरीत लिंग अट्रैक्ट हो जाए, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। शुक्र की राशि, लेकिन शुक्र यहाँ थोड़ा कमज़ोर है। शुक्र केतु के साथ में भी है, वृश्चिक राशि में भी है, 12वें में है, वो अच्छा है, लेकिन शुक्र केतु का जो प्रभाव है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को शुक्र से जुड़े रोग प्रदान करेंगे। अब शुक्र के प्रभाव से क्या है ना, मैंने आपको बताया आंखों में दिक्कत भी आती है, शुक्र के प्रभाव से गुप्तांगों के रोग होते हैं, कई बार स्किन के, या कुछ मतलब यूरिनरी प्रॉब्लम या वीर्य संबंधी रोग, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर ये शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। अगर खान पान भी सही ना रखा जाए, अपने हेल्थ पर ध्यान ना दिया जाए, तो किडनी में भी खराबी व्यक्ति की आने की संभावना प्रबल रहती है। तो रोगों का प्रभाव यहाँ पर जरूर है। हाँ, आयु के लिए प्रभाव फिर भी अच्छा है, लेकिन जो रोगों की स्थिति है वो व्यक्ति को परेशान कर सकती है, और रोगों का मेन बड़ा कारण शुक्र बनेगा। छठे का स्वामी भी है, छठे को देख भी रहा है और पीड़ित अवस्था में भी है।
तो इसलिए यहाँ पर शुक्र से जुड़े जो रोग होते हैं, शुक्र से जुड़े जो शरीर के अंग है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। और आँखों में मतलब ऐसा कि आँखों में जो देखो शुक्र का आप अगर देखो तो आपने सुना होगा दैत्याचार्य जो है, मतलब जो शुक्राचार्य है, दैत्य गुरु जो है, उनकी एक आँख खराब है या एक आँख में प्रॉब्लम है उनके, तो वो वाला प्रभाव यहाँ पर शुक्र के चलते आता है कि व्यक्ति की एक आँख खराब रहती है, एक आँख में प्रॉब्लम रहती है। तो ये वाला प्रभाव भी यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में परेशानी देने का काम करता है या ये प्रॉब्लम देता है एक प्रकार से। तो ये वाली स्थिति यहाँ पर है। अब इसमें मतलब अगर देखें तो ये परिवर्तन जो है धन लाभ के लिए अच्छा है, दूर स्थानों से जुड़ने के लिए, विदेश भी जाने के लिए अच्छा रहता है बल्कि, और विदेश नहीं भी तो भी जन्म स्थान से दूर ले जाने का काम करता है लाभ के लिए, जो कि अच्छा है ओवरऑल। और यही मैं कहूँगा कि बस विवाह आदि को थोड़ा देखभाल कर करना चाहिए और थोड़ा सा स्वयं के स्वास्थ्य पर या शुक्र से जुड़े कार्यों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तो व्यक्ति के लिए सब प्रकार से अच्छा रहेगा। अभी राहु की दशा है जो कि 2032 तक चलने वाली है, थोड़ा कन्फ्यूजन या संघर्ष देगा, लेकिन मेहनत का परिणाम भी देने की स्थिति में राहु है। हाँ, ये है कि शुक्र कमजोर होने से राहु का असर भी थोड़ा कमजोर हो रहा है, जिससे मेहनत अधिक रहेगी, प्रभाव में कमी रहेगी। तो ये बात को ध्यान रखकर ही अपना प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, किसी प्राइवेट काम में जुड़े रहना, खाली अपने आप को नहीं रखना है, एक नियमित दिनचर्या में अपने आप को जोड़ लेना है और किसी कार्य में जोड़ लेंगे, भले प्राइवेट ही सही शुरू में, तो अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। तो ये तो कुछ ग्रह अवस्था हो गई इनकी। इनके प्रश्न पहला तो लगने से जुड़ा ही था, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया शुरू में। धन की स्थिति पूछी है तो जैसा मैंने बताया कि धन का योग यहाँ पर बहुत अच्छा है। बुध चंद्रमा सफ़ेद चीज़ों से, वाणी से, फाइनेंस से, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े कार्यों से, कई बार तो कुछ खाने की चीज़ें हों उनसे भी अच्छा लाभ करवा देते हैं, तो उनसे जुड़े कार्यों के अंदर भी अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर गुरु देख रहे हैं, लग्नेश भी है, तो पढ़ाना, सलाह देना, सिखाना या कोई चीज़ मतलब लोगों को बताना हो, उस तरह के कार्यों के लिए अच्छा है। और फिर जैसे मैंने कहा सरकारी नौकरी के लिए योग अच्छे हैं यहाँ पर, और सरकारी नौकरी का जो प्रभाव है वो यहाँ पर मतलब व्यक्ति को विशेषकर टीचिंग या फिर पढ़ाना सिखाना ऐसे ही कार्यों के अंदर अधिक लाभ देगा। यूपीएससी वगैरह जैसी चीज़ें तो नहीं आती, सूर्य के लग्न में होने से वैसे कई बार मन में इच्छा रहती है, लेकिन 11वां भाव का स्वामी शनि है जो कि उतना बलवान नहीं कहूँगा मैं, और ना ही लग्नेश पर ऐसे कोई एनर्जी वाले ग्रहों का प्रभाव है, तो इसलिए थोड़ा सा यूपीएससी वगैरह तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर व्यक्ति टीचिंग वगैरह की तरफ जाए तो अच्छा रहेगा, और व्यक्ति जैसे मतलब मैं बोलूँ बीएड वगैरह कर ले और फिर उसके बाद आगे बढ़े तो बढ़िया है व्यक्ति के लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो वही शनि सूर्य की जो युति है उससे इन्होंने पूछा है कि मतलब शनि सूर्य की जो आमने सामने की स्थिति, उससे पूछा है कि क्या कोई राजयोग भंग होता है क्या, इससे ऐसा कहा था कि राजयोग भंग होता है। वो इसलिए कहा कि व्यक्ति नेगेटिव अधिक हो जाता है, आलस ज़्यादा आ जाता है सूर्य कमज़ोर होने से, और मतलब अपने काम पर ध्यान नहीं देता, लापरवाही करता है, बड़े लोगों का अपमान करता है, गलत संगति में चला जाता है। तो ये चीज़ें से बचना है यहाँ पर, इन सब से बचना। तो अगर व्यक्ति बच जाए तो फिर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, इसमें उतनी कोई खराबी देखने को नहीं मिलेंगी। बल्कि जब राहु में सूर्य रहे, वो भी एक ऐसा समय है, क्योंकि नवमांश में और दशमांश में चतुर्थ भाव में ही शनि सूर्य है। यहाँ चलो सूर्य नीच राशि का, लेकिन दशमांश में तो दोनों ठीक ही है, शनि तो उच्च का है यहाँ पर फिर भी। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यक्ति के लिए जो प्रभाव है वो जब सूर्य का प्रभाव एक्टिव होगा तो विशेष रूप से ऐसी स्थितियाँ बनाएगा कि जो सरकारी क्षेत्रों में जोड़ने के लिए एक अच्छे नाम वाली जॉब से जुड़ने के लिए बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर वैसे भी परिवर्तन है शुक्र और सूर्य का, जो भी एक अच्छी स्थिति को निर्मित कर रहा है। तो इसलिए यही मैं कहूँगा कि जो प्रभाव है वो अच्छा है यहाँ पर। और जब सूर्य का प्रभाव लगेगा तो भी एक समय रहेगा कि इस समय कोई व्यक्ति एग्जाम दे तो व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिलने के पूरे योग रहेंगे 2028 के सितंबर से 29 के सितंबर के बीच में। और नहीं तो मेन समय तो गुरु का ही है, क्योंकि गुरु इसमें सबसे बलवान या एक प्रमुख ग्रह के रूप में आते हैं, और अष्टम में होने के बाद भी इसमें एनर्जी अच्छी है, प्रभाव अच्छा है। राहु में तो चलो एक बारी में सफलता नहीं मिलती, ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन गुरु में ये स्थिति है जरूर कि गुरु लाभ दे, अच्छा प्रभाव दे और उन्नति देने का काम करे। जरूर नवमांश में नीच राशि में चले जाने से इसकी एनर्जी में कमी आएंगी, लेकिन चूंकि शनि उच्च राशि में चले गए हैं नवमांश के अंदर, तो गुरु के प्रभाव अच्छे हो जाएंगे। और थोड़े अच्छे असर लेने के लिए धार्मिक कार्यों से जुड़ना, एक पीपल का पौधा कहीं अच्छे स्थान पर लगा देना, इससे गुरु के प्रभाव भी बढ़ते हैं। और उस पीपल के पौधे को बड़ा करने से व्यक्ति की जिनके संघर्ष परेशानी तो दूर होती ही है, बाकी सब प्रभाव भी अच्छे मिलने लग जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए कही जाएंगी। और बाकी आप देख ही रहे, गज केसरी योग बोलिए या परिवर्तन योग बोलिए, ये सब व्यक्ति के, ये प्रसिद्ध योग भी इसको बोल देते हैं कि ये प्रसिद्ध योग बनेगा। तो ये सब चीज़ें मतलब क्या है ना, व्यक्ति के जीवन में अच्छे परिणामों को देने के प्रभाव में है। बस व्यक्ति को चाहिए कि एक दिशा में फोकस करके आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। यहाँ विवाह से जुड़ा पूछा है, वैसे तो मैंने सब बताया है इसमें प्रॉब्लम आने की स्थिति भी, और अगर ज़्यादा टालेंगे, ज़्यादा लापरवाही करेंगे तो अकेला शनि विवाह के अंदर प्रॉब्लम भी दे देता है या विवाह के योग न बनाए, इस तरह की बातें भी दर्शाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सब स्थिति पर ध्यान रखकर ज़्यादा लापरवाही आदि विवाह के मामलों में न की जाए, और एक सही समय वैसे राहु में न करें, क्योंकि राहु में खराब प्रभाव है। यहाँ पर गुरु की दशा, गुरु सप्तम में है, जीवन साथी भी सपोर्टिंग सहयोग करने वाली मिलती है, भले उतना मन ना मिल पाए कई बार या थोड़ा उदासीनता रहे विवाह के अंदर, लेकिन सपोर्ट करने वाली धार्मिक और पढ़ी लिखी मिलती है, इस तरह की बातें देखने को मिली जो कि अच्छा रहता है।
तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक प्रभाव अच्छा है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि लाभ की स्थिति पूछिए, लाभ के लिए प्रभाव अच्छा है, सुखों के लिए प्रभाव अच्छा है। देखो जन्म स्थान से दूर सुख ज़्यादा है, क्योंकि गुरु शुक्र दोनों ऐसे भावों में है और दूर स्थानों पर अधिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। लेकिन भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी नहीं आएंगी, और जबकि जब गुरु दशा चलेंगी तो जन्म स्थान से दूर गुरु का प्रभाव इस तरह का रहेगा कि वो व्यक्ति को जो भूमि भवन वाहन के सुख है वो भी देगा। शनि और सूर्य का नवमांश और दशमांश के चतुर्थ भाव में होना इस बात को दर्शाता है कि कहीं गवर्नमेंट के मतलब क्वार्टर में रहना, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ मिलना, उस तरह की बातें भी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि परिवर्तन भी है ये शुक्र और सूर्य का, तो ये वाली बातें भी यहाँ बढ़ जाती है। तो इसलिए मतलब कहने की बात क्या है कि व्यक्ति की बहुत चांसेस है कि वो मतलब गवर्नमेंट के मतलब किसी उसमें जुड़ जाए, गवर्नमेंट के काम में जुड़ जाए और उसमें व्यक्ति काम करे, तो व्यक्ति को लाभ मिल पाए, व्यक्ति को एक अच्छा एक पद मान सम्मान मिल पाए, वो वाली बातें यहाँ पर बढ़ रही है, जिसके अच्छे योग है। और खुद से भी व्यक्ति खुद के लिए पर्सनली बोल सकते हैं कि भूमि भवन वाहन सब अर्जित कर पाएंगा, शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से, और गुरु की दृष्टि भी उसका स्वामी ही भी देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भूमि भवन वाहन के अच्छे सुख मिल पाएंगे और अच्छा प्रभाव व्यक्ति इसमें अर्जित कर पाएगा। फिर इन्होंने प्रेम संबंध की बात कही है कि प्रेम संबंध में इनको धोखा मिला है, तो मैं कहूँगा कि देखो प्रेम संबंध में सफलता के उतने अधिक योग नहीं है। मंगल अपने भाव को देख रहा है, शुक्र की राशि में भी है, लेकिन शनि का प्रभाव और ये जो परिवर्तन बना यहाँ पर, ये घर परिवार की इच्छा से विवाह को दर्शाता है। तो ऐसे में ये तो नहीं बोलूँगा कि प्रेम विवाह में सफलता मिलेंगी या प्रेम विवाह हो पाएगा। नवमांश के अंदर भी पंचम का स्वामी 12वें में जा रहा है और कोई इतना सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए ये कहूँगा कि प्रेम विवाह के तो योग नहीं। सामान्यतः ऐसे में अफेयर वगैरह ही टूटते हैं, भाई यही देखा जा सकता है, और फिर विवाह के योग आगे जब बन रहे हैं तो ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव उसी समय मिल पाएगा। फिर इसमें मैं ये कहूँगा कि राहु के लिए उन्होंने कहा कि एक मच्छमनी जो होती है उदाहरण की है, वो तो ठीक है। शुक्र के लिए बोल रहे हैं कोई धारण करने का, मैं कहूँगा कि न करे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। शुक्र यहाँ पीड़ित भी है। अब पीड़ित ग्रह को अगर बलवान किया जाए ना, तो उसके नेगेटिव असर कई बार शरीर पर सामने आ जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि पीड़ित ग्रह के लिए दान करिए, उसके मन से जाप करिए, 12वें में है तो जल प्रवाह करिए। मैं ऐसी चीज़ें आपको कहूँगा कि या फिर किसी असाइलम में, अनाथालय में शुक्र की चीज़ें, जो सफ़ेद चीज़ें होती है खाने की, कपड़े वगैरह होते हैं, उसको दान कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा मिल पाएगा। और फिर संतान आदि के लिए पूछा है, मैं तो कहूँगा विवाह वगैरह सही से हो जाता है तो आगे कोई दिक्कत नहीं फिर उतनी। हाँ, शुक्र कमजोर है तो जैसे मैंने बताया कि गुप्ताओं के रोग देता है, वीर्य संबंधी प्रॉब्लम देता है, तो कुछ डिले रुकावट आ सकती है, लेकिन चूंकि मंगल का प्रभाव अपने ही भाव को देख रहा है तो खराबी नहीं करेगा, संतान सुख जरूर प्रदान करेगा और एक अच्छी ही स्थिति संतान को लेकर के बनाएगा, जो बात यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाकी मैं ये कहूँगा कि इस कुंडली को पूरा ओवरऑल देखने पर एक ही बात समझ आती है कि इस कुंडली में आवश्यकता है कि बस एक नियमित रूप से काम करते रहा जाए, एक दिनचर्या सही बना ली जाए, शुरुआत में किसी प्राइवेट काम में जुड़ करके और फिर बाद में अपनी जो भी गवर्नमेंट से जुड़ी कोशिश है उसको जारी रखा जाए, तो जीवन में सफलता तरक्की अच्छी मिल जाएंगी और आगे की दशाएं लगातार अच्छी होते जा रही है तो उनके प्रभाव भी अच्छे मिलेंगे। बस अपने काम में ध्यान लगाए, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, बड़े लोगों का सम्मान करे, ऐसी ही चीज़ें जरूरी है यहाँ पर। यहाँ ऐसा नहीं कि दिन भर पूजा पाठ करना जरूरी है, अपने दैनिक अच्छे कार्यों में जुड़े रहे तो अच्छा रहेगा। बाकी तो जैसे सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य को अर्घ्य देना है, या शुक्र के लिए जैसा बताया किसी अनाथालय में, किसी आश्रम में, किसी पागलखाने जैसे स्थान पर, किसी हॉस्पिटल में, मैं कहूँ कपड़ों का, खाने की चीज़ों का, सफ़ेद चीज़ों का दान करना अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से इसमें ये करना चाहिए कि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को ये काम करना चाहिए कि खीर बना करके उसे किसी गरीब लोगों में बांटना चाहिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों पर। तो ये काम से क्या है ना, ये शुक्र केतु कई बार पितरों के प्रभाव को भी कमज़ोर दर्शाता है, तो उसके प्रभाव भी अच्छे होते हैं। घर में जैसे कम आयु में डेथ होना किसी की, तो वो चीज़ों को दर्शाने का काम ये ग्रह करते हैं, तो उनके प्रभाव भी सही होंगे और सारी चीज़ें विवाह आदि के लिए भी, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है तो उसके लिए भी ठीक रहेगा। तो विवाह वगैरह में यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी सब योग ठीक है, बाकी सब प्रभाव अच्छा है और उतनी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेंगी। सुख संपन्नता, अभी तो राहु है, आगे गुरु में सब प्रकार से अर्जित करने के योग बनेंगे और जीवन में वैसे ही 32 वर्ष की आयु से भाग्य का, तरक्की का जो प्रभाव है और अधिक बढ़ता नजर आएगा। तो ये चीज़ें मतलब अच्छी है। वैसे तो भाग्य इस लग्न में हो तो व्यक्ति ईमानदार, धार्मिक होता है और भाग्यशाली भी होता है। शनि की दृष्टि आ जाने से भाग्य का साथ मेहनत से मिलेगा, तो वो करिए, बस उससे सफलता मिल जाएंगी। तो ये कुछ प्रभाव है इनकी कुंडली के लिए। बाकी अगर प्रिय दर्शकों आप इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।